किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। प्रदेश की 20 और मंडियां अब होंगी ऑनलाइन। किसानों को मुफ्त स्मार्ट पंप देने की योजना। हर खेत को पानी योजना में आई तेजी। खरपतवार हटाने को मिलेगा अनुदान। बांदा कृषि विश्वविद्यालय में बनेंगे 20 तालाब। और अब कृषि समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय कृषि मंडी योजना के तहत पहले चरण में राज्य की 6 मंडियों को ऑनलाइन किया जा चुका है और अब दूसरे चरण में 2 महीनों के अंदर प्रदेश की 20 मंडियों को ऑनलाइन करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में किसानों को उनकी फसलों का बेहतर मूल्य दिलाने के उद्देश्य से देश की 21 मंडियों को ऑनलाइन कर राष्ट्रीय कृषि मंडी योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के साथ ही मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, हरियाणा, झारखंड और हिमाचल प्रदेश की 21 मंडियों को ई ट्रेडिंग पोर्टल से जोड़ा गया है। केंद्र सरकार ने इस वर्ष 25 सितंबर तक 200 मंडियों को ई ट्रेडिंग से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है और मार्च 2018 तक देश की 585 प्रमुख मंडियों में यह कारोबार शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार सूखे से परेशान किसानों को बिजली बचाने वाले स्मार्ट पंप देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को किसानों को पंप बांटने का प्रस्ताव भेजा है। बिजली बचाने के साथ ही किसानों को सुविधा देने वाली इस योजना को शुरू करने पर प्रदेश सरकार अगले महीने फैसला ले सकती है। मौजूदा पंप के मुकाबले ये स्मार्ट पंप 30% से ज्यादा बिजली की बचत करेंगे। इसके साथ ही इन स्मार्ट पंपों को मोबाइल से शुरू और बंद किया जा सकेगा। किसानों को मुफ्त दिए जाने वाले इन स्मार्ट पंपों की लागत की भरपाई बिजली बचाकर की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा सूखे से परेशान किसानों को राहत देने वाली हर खेत को पानी योजना में तेजी आई है। इस योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य से दोगुने जिलों ने अपनी सिंचाई योजना का मसौदा तैयार कर भेज दिया है। कृषि सिंचाई योजना के पहले चरण में सूखाग्रस्त जिलों के साथ ही उन जिलों में यह योजना शुरू की जाएगी जहां पुरानी सिंचाई परियोजनाएं लंबित हैं। कृषि मंत्रालय के अनुसार मार्च 2016 तक 100 जिलों के लिए सिंचाई प्लान तैयार करने का लक्ष्य था, जिसके मुकाबले 235 जिलों की सिंचाई योजना बना ली गई है। इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष 2016-17 के अंत तक 654 जिलों की सिंचाई योजना तैयार होकर पहुंच जाएगी। फसलों के उत्पादन में रोड़ा बने खरपतवार की बेतहाशा बढ़ोतरी किसानों के लिए बेहद परेशानी का कारण है। यूं तो फसलों से खरपतवार को निकालने का पारंपरिक तरीका निराई करना या उखाड़ फेंकना ही होता है, लेकिन किसान इसके बजाय विभिन्न दवाओं से इसके खात्मे की कोशिश करते हैं। इसीलिए सरकार द्वारा कृषि रक्षा अभियान में बायोपेस्टिसाइड और बायो एजेंट पर अनुसूचित जाति वर्ग और महिला किसानों को 50 से 75% तक अनुदान दिया जाता है। वहीं लघु और सीमांत किसानों के लिए 50% अनुदान की व्यवस्था है। बुंदेलखंड में पानी की समस्या को देखते हुए जल संरक्षण के लिए सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। इसके लिए सरकार 950 एकड़ में फैले कृषि विश्वविद्यालय में 20 तालाबों का निर्माण कराएगी। इन तालाबों के निर्माण के लिए 21 लाख का बजट भी जारी हो चुका है। सरकार के इस प्रयास से जल संरक्षण तो होगा ही, साथ ही कृषि विश्वविद्यालयों के छात्रों को शोध और प्रैक्टिकल के लिए आसानी से पानी भी मिल सकेगा। यहां छात्रों के साथ ही विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को भी शोध के लिए काफी पानी की जरूरत होती है, जिससे बीजों का शोधन किया जा सके और किसानों तक नई तकनीकी और आधुनिक पद्धति पहुंचाई जा सके। और किसान भाइयों, अब बात करते हैं कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इस हफ्ते की जाने वाली कृषि गतिविधियों की। किसान भाइयों, इन दिनों गन्ने के खेत सूखने लगते हैं, इसलिए इनमें सिंचाई का ध्यान रखें और सही तरीके से निराई गुड़ाई करते रहें। चारे के लिए मक्का और लोबिया की बुआई का काम किया जा रहा है। बुआई से पहले बीज को राइजोबियम कल्चर से जरूर उपचारित कर लें। चारे की फसलों में यूरिया खाद का इस्तेमाल करें और खेत में नमी बनाए रखें। पिछले महीने बोई गई मूंग की खोज खबर लेते रहें। अगर सिंचाई की जरूरत महसूस हो तो बिना देरी किए सिंचाई करें। किसान भाइयों, सूरजमुखी की फसल में फूल आने के साथ ही निराई गुड़ाई का ध्यान रखें। सूरजमुखी के पौधों की बढ़वार में कोई कसर नजर आए तो यूरिया का खाद तुरंत छिड़काव करें। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए नजर डालते हैं औसत मंडी भावों पर। धान लखनऊ में 1360 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 1390 रुपए, रायबरेली में 1550 रुपए, हरदोई में 1435 रुपए
और शाहजहांपुर में 1,400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल लखनऊ में 2,160 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 2,100 रुपए, रायबरेली 2,150 रुपए, हरदोई में 2,150 रुपए और शाहजहांपुर में 2,190 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गेहूं का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ 1,550 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 1,525 रुपए, रायबरेली 1,530 रुपए, हरदोई 1,527 रुपए और शाहजहांपुर में 1,460 रुपए प्रति क्विंटल रहा। दलहनी फसल मसूर लखनऊ 6,600 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद 6,400 रुपए, रायबरेली 6,600 रुपए, हरदोई में 7,300 रुपए और शाहजहांपुर में 6,640 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उड़द लखनऊ में 9,815 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 9,650 रुपए, रायबरेली में 9,310 रुपए, हरदोई में 9,400 रुपए और शाहजहांपुर में 9,840 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चने का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 5,100 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 5,750 रुपए, रायबरेली 5,600 रुपए, हरदोई 5,400 रुपए और शाहजहांपुर में 6,365 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वही मिठास में बात करते हैं गुड़ की। लखनऊ 3,225 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 3,150 रुपए, रायबरेली में 3,075 रुपए, हरदोई में 2,685 रुपए और शाहजहांपुर में 2,600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अब बात करते हैं सब्जियों के भाव की। आलू लखनऊ 1,000 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 1,060 रुपए, रायबरेली में 1,000 रुपए, हरदोई 940 रुपए और शाहजहांपुर में 800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। टमाटर लखनऊ में 900 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 1,150 रुपए, रायबरेली में 850 रुपए, हरदोई में 850 रुपए और शाहजहांपुर में 790 रुपए प्रति क्विंटल रहा। प्याज का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 1,050 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 1,100 रुपए प्रति क्विंटल, रायबरेली में 975 रुपए, हरदोई में 1,100 रुपए और शाहजहांपुर में 890 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बैगन लखनऊ में 1,100 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 1,250 रुपए, रायबरेली में 750 रुपए, हरदोई में 800 रुपए और शाहजहांपुर में 650 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में।
विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में कृषि समाचारों के बाद आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, आज के अंक में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो स्वास्थ्यवर्धक फल लीची है, व्यावसायिक फल जो लीची है, इसकी जो गुणवत्ता बढ़ाने की उन्नत तकनीकी क्या है। इस विषय को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उद्यान निदेशालय लखनऊ से उद्यान निरीक्षक श्री बालीचरण चौधरी जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं भी आपको स्वागत करता हूं जी। किसान भाइयों को भी नमस्कार। चौधरी साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि जो उन्नत गुणवत्ता वाली जो लीची फल है, अगर इसके उत्पादन हमारे किसान भाई करना चाहते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें शुरुआती दौर में? देखिए, किसान भाइयों से मैं बताना चाहूंगा कि लीची एक ऐसा हमारा फल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें तमाम प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं और विटामिन बी के मामले में सभी फलों के बजाय सबसे ज्यादा इसमें पाया जाता है जी। और ये तमाम बीमारियों के ये उपचार भी इससे किए जाते हैं। और आप जानते भी हैं कि अगर हमको लीची का और शहद मिल जाए तो ये बहुत ही मतलब जो है गुणगानी हो जाता है और बहुत ही लाभदायक सिद्ध माना जाता है। तो कभी भी हम किसी भी फसल के लिए जब हम गुणवत्ता की बात करते हैं तो पहले हम ये ध्यान देते हैं कि उसकी प्रजाति कैसा हो। अगर सही प्रजाति का अगर चयन करेंगे तो आपका उत्पादन पर काफी प्रभाव पड़ता है। और उसके साथ साथ उसके लिए हमें क्लाइमेट कैसा चाहिए, भूमि कैसी होनी चाहिए, इन तमाम ऐसी बातें कैसे प्रबंधन करनी चाहिए। और ये भी ध्यान देना चाहिए कि हम कोई भी चीज है अगर हम रोपण करते हैं तो उसको कटाई तक यानी फसल की तुड़ाई तक हम कैसे मैनेजमेंट करें, ये सब हमारे उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है। चौधरी साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, जो आप प्रजातियों की बात कर रहे हैं, तो अगर किसान भाइयों को चुनना है कि कौन सी उन्नत प्रजाति है, क्षेत्र के हिसाब से एक बेहतर उत्पादन हम प्राप्त कर सकते हैं, तो कैसे उसका चुनाव करें? उन्नत प्रजातियों के विषय में बताना चाहूंगा। आपके लखनऊ में केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने इसकी प्रजातियों के विषय में यहाँ कौन सी इस क्लाइमेट में, इस भूमि में कौन से हम प्रजातियों को चयन करें, इसके विषय में उन्होंने शोध किया है। और उन्होंने बताया है कि यहाँ रोज सेंटेड और कलकतिया और शाही, ये और एक वैरायटी आपका और है, अर्ली आपका जो है रेड, लार्ज रेड है। ये 4 प्रजातियां ऐसी हैं जो यहाँ के क्लाइमेट के लिए और यहाँ के किसानों के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। और ये ऐसी प्रजातियां हैं, ये प्रत्येक वर्ष आप इसमें फलत होता है। और ये अर्ली, ये आपका अर्ली है जिसमें आपका ये ग्रीन है, ये तो ग्रीन जो प्रजाति है ये आपके मई के अंत में ही इसका मैच्योरिटी पक जाता है। और जो हमारी प्रजातियां जल्दी पकती हैं उसमें फटने की, जो हम बाद में आप देखते हैं तमाम लीची फट जाती है, उसमें ये फटने की शिकायत कम हो जाती है। इसलिए ये 4 प्रजातियों का हम चयन करते हैं। और इसके फलों का जो वजन होता है, विशेषकर कलकतिया और शाही का जो होता है, ये प्रति फल औसतन जो है 25 ग्राम का होता है। इसका उत्पादन भी अधिक होता है और ये लाल सुर्ख होने के कारण जो है इसका मार्केट में इसकी जो है वैल्यू काफी है, बाजार में अच्छा इसलिए हम इस 4 प्रजातियों को किसानों को हम चयन करने के लिए किसानों को। चौधरी साहब, जैसे आपने बीच में कहा था कि जलवायु के हिसाब से हम चुनाव करते हैं, तो सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि सही समय क्या है इसकी बुआई का, और अगर जलवायु कैसी होनी चाहिए और भूमि किस तरीके की होनी चाहिए और क्या तैयारी करना चाहिए किसान भाइयों के इसके? ये सबसे आवश्यक प्रश्न है
कि सबसे पहले हम ये जान लें किस क्लाइमेट होनी चाहिए जी। और इसके लिए उष्णकटिबंधीय क्लाइमेट होता है, जो आपके पहाड़ों में, जो तलहटियों में ये फसल ज्यादातर उगाए जाते हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश में आप देखते होंगे, जैसे आपका कुशीनगर तलहटी एरिया है, आपका ये महाराजगंज है और ये फैजाबाद है, आपका इधर सहारनपुर एरिया में इसका काफी उत्पादन हो रहा है। तो ये इसके लिए सबसे जो उपयुक्त जो है आपका जो भूमि होता है, ये देखा गया जो हल्की जो आपका जो है अम्लीय जो भूमि होती है, जो 5 से 7 जिसका पीएच मान होता है, इस तरह के भूमि का चयन करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि भूमि ऐसी हो जो समतल हो और उसमें पानी का जो है कहीं रुकाव ना हो, पानी का सही ढंग से उसका जो है निकास होनी चाहिए, ऐसी भूमि का जो है चयन करना चाहिए। और ये भी ध्यान देना चाहिए मार्केटिंग के पर्पज से, अगर अपने फलों की तोड़ाई करके और उसको सही ढंग से उसको बाजार में अगर भेजना है, तो हमारा ये प्लाट ऐसा है, ऐसी जगह होनी चाहिए, ऐसी जगह भूमि होनी चाहिए जो सड़क के किनारे हो, जहां पर हम आसानी से जो है उसकी हम मार्केटिंग भी कर सकते हैं। ये सभी बातों को हम ध्यान रखकर हम भूमि का चुनाव करते हैं। तो भूमि की तैयारी फिर किस तरह से करें किसान? भूमि की तैयारी करने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्क प्लाउ से जो है या हैरो के माध्यम से 2-3 हम गहरी जुताई कर लेते हैं। और जुताई करने का विशेष कर ये ध्यान देते हैं खरपतवार को नष्ट करने के लिए इसमें रोटावेटर आ गया है, और रोटावेटर के माध्यम से उसके पूरी तरह से आप जो है उसकी जो है घास को जो है गुड़ाई करके उसको भुरभुरी बना के समतल कर लेना चाहिए। उसके बाद हम जो है रेखांकन का काम करते हैं। रेखांकन आपको बताना चाहूंगा, रेखांकन भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि जब तक हम पौधों की दूरी अगर हम ठीक से नहीं रखेंगे और उनका रेखांकन ठीक से नहीं करेंगे, तो तब तक हमारे पौधों के पर जो है सही ढंग से जो है फल प्रकाश प्रभाव पौधरोपण के समय इनको ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए हम प्रयास ये करते हैं कि जो मेड़ होता है, मेड़ से हम 5 मीटर की दूरी छोड़कर उसके बाद हम रेखांकन करते हैं। और ये देखा गया कि जो लीची का विशेषकर जो है 7 मीटर की दूरी पर अगर हम वर्गाकार में अगर हम इसको जो है अगर रेखांकन करते हैं और पौधों का रोपण करते हैं, तो ये सबसे अच्छा माना गया है। इसमें फलों का जो है और पौधों का जो है इसमें विकास बहुत बढ़िया होता है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, एक चीज और ध्यान देते हैं, ये मेड़ों के किनारे किनारे हम क्या करते हैं, फलदार पौधे जैसे जामुन है या आपका जैसे इक्लिप्टस है या कटहल के पेड़ हम किनारे किनारे लगा देते हैं। आप देखते हैं कि जब ज्यादा तेज गर्मी होती है और या ज्यादा ठंडक होती है, जब ये तेज हवाएं चलती हैं, तो हमारे लीची जब फलत होता है, फल की स्थिति में काफी नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसी स्थिति से इससे बचाव करने के लिए हम जो है मेड़ से 5 मीटर छोड़कर मेड़े पर किनारे किनारे अन्य जो हम बता रहे हैं जो बाउंड्री के किनारे जो हम इन फलों को पौधों को लगाते हैं, इसको लगाने के बाद फिर हम 5 मीटर छोड़कर फिर हम 7 मीटर की दूरी बराबर में हम गड्ढे खोदते हैं और गड्ढे की खुदाई पर विशेष ध्यान देते हैं। वो कम से कम 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा यानी 1 घन मीटर के आकार में हम गड्ढे खुदाई करते हैं। और खुदाई करने के बाद किसान भाइयों से बताना चाहूंगा, कम से कम 20-25 दिन उसको खुले छोड़ दीजिए। और ये काम जो है मई के मध्य में कर लेना चाहिए, क्योंकि सामान्यतः जो हमारा पौधों का रोपण का जो समय होता है वो बरसात का होता है, जो जून जुलाई के समय माना जाता है। इसलिए हम ये रोपण का काम तैयारी के लिए हम जो है पहले हम गड्ढों की खुदाई हम मई में कर लेते हैं और 20-25 दिन के बाद जो है हम गड्ढों की भराई करते हैं। यानी कि शुरुआत किसान भाइयों को 1 महीने पहले से ही कर लेना चाहिए। बिल्कुल। और विशेषकर चौधरी साहब, जैसे आपने गड्ढों के बारे में बताया कि 1 घन मीटर का पूरा गड्ढा खोद के उसमें 25 दिन तक छोड़ देना चाहिए। जब उर्वरक डालने की बात आएगी भूमि की तैयारी के समय ही, तो वो उर्वरकों का ध्यान फिर कैसे रखें? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसको विशेष ध्यान देना चाहिए जी। प्राय आप देखते हैं कि कभी कभी जो है कुछ ऐसी भूमि होती है जिसमें दीमक ज्यादा न लगते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, 3 से 4 ml जो है क्लोरोपाइरीफास दवा होता है, उसको 1 लीटर पानी मिलाकर हम उसको शोधित कर लेते हैं गड्ढों को शोधित करने के बाद प्रति गड्ढा कम से कम 20-25 किलो जो है सड़ी गोबर की खाद ले लीजिए और कम से कम 2 किलो बोन मील ले लीजिए और 300 ग्राम म्यूरेट पोटास, जिसको आप पोटास के नाम से जानते हैं, पोटास ले लीजिए 300 ग्राम। और इसके अलावा पौधों का कैसे अच्छे विकास हो और उनके जड़ों का कैसे विकास हो, इसके लिए माइक्रोजा एक आता है, फफूंद होता है। ये वहां प्राप्त होते हैं जो हमारे पुराने जो लीची के बाग होते हैं, उन लीची के बागों से प्रति गड्ढा कम से कम 1 टोकरी मिट्टी लेकर इन गड्ढों को पूरी तरह से फिलअप कर लेते हैं। फिलअप करने के बाद आवश्यक मात्रा में 10 लीटर कम से कम पानी हमको लगता है 1 घंटे में लगता है, पानी से भरकर उसको पूरी तरह से फिलअप कर लेते हैं ताकि वो गड्ढा ठीक से बैठ जाए। उसके बाद हम रोपण काम जो है जून जुलाई में हम करते हैं। कुछ अलग से पोषक तत्वों को डालने की आवश्यकता है? पोषक तत्व जो हमने बताया, अभी तो फिलहाल हमको कोई पोषक तत्व भी देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब यही पौधे जब लगाने के बाद जब 1 साल के हो जाते हैं तो उस समय हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, क्योंकि हर साल हमें पोषक तत्व देना होता है। उसका सबसे बढ़िया तरीका यह है किसान भाइयों को याद करने के लिए कि 1 प्रति गड्ढा यानी प्रति पौधे के हिसाब से 100 ग्राम को नाइट्रोजन और 50 ग्राम आप जो है फास्फोरस और 100 ग्राम पोटास, ये आपका 250 ग्राम मात्रा को हुआ। इसके अलावा प्रति गड्ढा
प्रति पौधा, जिसको मैं अभी बताया, इसी हिसाब से 10 किलो कम से कम जो है कंपोस्ट खाद भी उसी समय मिला देना चाहिए। और ये प्रक्रिया हर साल दुगुनी होती जाएगी, और जब 2 साल के जब पौधे हो जाएंगे तो इसको दुगुना कर देंगे। अगर हमें गुणवत्ता बढ़ानी है लीची के फलों की, तो किस तरह की तकनीक अपनाना चाहिए और क्या सही समय है और कब हमें किन चीजों का प्रयोग करना है, ताकि लगातार हम निगरानी करते रहें और एक बेहतर उत्पादन हमें अंत में प्राप्त हो। और अंत में जो आपने बताया कि जो शुरुआत के 2-3 साल है उसमें तो हमें फल लेना ही नहीं चाहिए और हटा देना चाहिए, ताकि एक मजबूत पौधा तैयार हो, उसके बाद हम फलना शुरू करें तो फिर कई सालों तक हम एक फल दे सकते हैं। तो एक बार की मेहनत के बाद हम लगातार उससे फल दे सकते हैं और बाजार में एक बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खेती की जानकारी के बाद अब प्रस्तुत है मौसम समाचार। लखनऊ के साथ ही पूरे प्रदेश में गर्मी अब अपना तीखा रूप दिखा रही है। अप्रैल में ऐसी गर्मी अरसे के बाद पड़ी है और तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच गया है। इन दिनों दक्षिण पश्चिमी हवाएं गुजरात, राजस्थान और पाकिस्तान से उत्तर भारत की ओर आ रही हैं, जिससे दोपहर में तीखी धूप के साथ गर्म हवा के थपेड़े लोगों को झुलसाने लगे हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी और जारी रहेगी। आने वाले दिनों में अधिकतम औसतन तापमान लगभग 41 से 43 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान औसत रूप से 22 से 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इस दौरान हवाएं औसतन 23 से 31 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है। और अब बात करते हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए कुछ सामयिक कार्यों के बारे में। किसान भाइयों, इस मौसम में पशुओं के प्रति सतर्कता रखते हुए डॉक्टर से मवेशियों की जांच कराते रहें। पशुओं को जरूरी टीके लगवाने में लापरवाही ना करें। पशुओं के साथ साथ मुर्गियों और चूजों का भी ध्यान रखें। मौसम को देखते हुए लीची की फसल की कीटों से सुरक्षा जरूर करें। मौसम को देखते हुए टमाटर, आम के साथ ही दूसरी फसलों में भी रोग और कीट लग सकते हैं, इसलिए कीटनाशक दवाओं और रसायनों का तत्काल प्रयोग करें। तो किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ हम फिर मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।